काम कर सके। तो इसमें एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारी चीजों को लोगों ने इग्नोर कर दिया है। जैसे टीचर्स ट्रेनिंग में और सभी जगहों पर एनसीईआरटी में इस चीज को पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग उसको कक्षाओं में उसका उपयोग नहीं करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसको हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में जो जानते होंगे, और सारे लोग यहाँ विद्वज्जन हैं वो सभी जानते होंगे, उसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ब्लूम ने एक वर्गीकरण किया था कि कैसे हम किन स्टेजेस में बच्चों को पढ़ाएं। और इसीलिए आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो है स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे जमाने में जो बीए और एमए में साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में जो क्वेश्चन था वो था राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस। तो एक बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन रहता था, अब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कि ब्लूम्स ने ये बताया सारी दुनिया को कि ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए। पहला स्टेज जो है वो है याद करने का। हम लोगों को कोई चीज दी जाती है तो हम पहले कहते हैं कि इसको पढ़ लो और याद कर लो। अभी उसको हम लोग कहते हैं कि इसको समझ के याद करो, रट के नहीं याद करो। तो अभी रोट मेमोराइजेशन का युग खत्म हो चुका है। अभी जो पैरटिंग जो है, किसी भी चीज को रट करके और फिर उसको इम्तिहान में लिख दो, इससे लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग होती है जब किसी चीज को हम रट लेते हैं। हालांकि इसमें एक और बात है कि बचपन में जो चीजें हम रट चुके हैं वो ता जिंदगी हम लोगों को याद रहती है, उससे एक फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात है कि जब हम उसको रटते हैं, जो फैक्ट्स जो हैं उसको हम जानते हैं, फिर उसको हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, और फिर हम तीसरे स्टेज में उसको अप्लाई करते हैं। तो पहला है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे किसी को, जैसे हम साहित्य में सिमिली और मेटाफर पढ़ाते हैं, ही इज ब्यूटीफुल एज ए फ्लावर, शी इज ब्यूटीफुल एज ए रोज फ्लावर। तो अब इसको हम अगर केवल यही रटा देंगे, अगर वो अप्लाई नहीं करेगा, उसको आइडेंटिफाई करे नहीं करेगा, तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। हमारे यहाँ पटना में एक स्कूल है, क्रिएटिव लर्निंग स्कूल, जिसमें रोबोट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है और रोबोट बनाना सिखाया जाता है। तो कुछ क्लासेस में ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स एकदम नहीं जानते हैं और उनको लैंग्वेज नहीं है, उनको उसमें ट्रांसफर किया जाता है और वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो रोबोट्स बनाने में। और यही चीज जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि जिस चीज में जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, जो 6 से 13 साल के उम्र के हैं, उनको उसमें ही जाने दीजिए, जिससे कि आगे चल करके वो आत्मनिर्भर हो। तो मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात कर रहा था। तो पहला स्टेज रिमेम्बरिंग है, दूसरा स्टेज जो है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे? कोई कंसेप्ट है, कोई रूल है, साइंस का कोई कंसेप्ट है, साहित्य का है, इकोनॉमिक्स का है, उसको हम कैसे समझ करके उस आइडिया को अप्लाई करते हैं, और फिर हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि इसके कितने हिस्से हैं, इसके किस पार्ट का क्या मतलब होता है। फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसके वैल्यू को समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। और फिर हम जो लास्ट स्टेज में जो आते हैं, जो क्रिएटिविटी का स्टेज है, उसमें हम उससे एक नई चीज का निर्माण करता है। और इसी तरह से ये स्टेजेस पर रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और उसके बाद क्रिएटिंग होता है। तो एक हम चीज का निर्माण कर सकते हैं। इसको हम अप्रेंटिसशिप से भी जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी
गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया, आप रोड साइड की दुकान में ले जाते हैं, वहां 10-12 साल का लड़का है, उसको कहता है खोल दो, चक्का खोल दो, पंक्चर बनाओ। अब वो कैसे जानता है? वो इस तरह से जानता है इसलिए कि उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और उस ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग जो है स्कूल्स में दी जाती है और दी जानी चाहिए और कॉलेजेस में दी जानी चाहिए, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो रोट मेमोराइजेशन तोता की तरह रट करके नहीं पढ़े, उसको समझ के पढ़े, फिर उसको करे, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे जाकर के उसके जीवन यापन में उसको फायदा करता है, जिसकी पढ़ाई आजकल लाइफ स्किल्स में होती है। तो लाइफ स्किल्स डेवलप करता है कि कैसे वो सरवाइव करेगा और कैसे कैसे वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा, और केवल अपने देश का सिटीजन नहीं बनेगा, कैसे वो ग्लोबल सिटीजन बनेगा। तो शिक्षा के बहुत सारे आयाम हैं जिनको जिसको लोगों को समझना चाहिए, और शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भी समझाना चाहिए। शिक्षा केवल पास करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए है, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए है। और इसमें दो चीजें जो उन्होंने, जो डॉक्टर साहिबा ने बताया था, कि उसमें मौलिकता और नैतिकता का पुट होना चाहिए। अगर नैतिकता नहीं है शिक्षा में, तो सभी लोग डॉक्टर फॉस्टर्स बन जाएंगे, और अगर मौलिकता नहीं है तो फिर कोई जेन्युइन काम नहीं होगा, कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होगा, कोई जेन्युइन टीचर नहीं होगा, और सभी लोग सेकंड रेट टीचर होंगे और सेकंड रेट स्टूडेंट्स होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि अपने यहाँ कोई अच्छा शोध प्रबंध नहीं लिखा जाता है, कोई नए तथ्यों को और तत्वों को लगा करके कोई नई चीज नहीं कही जाती है, वो पुरानी चीजों को ले करके एक बना दिया जाता है और उससे लोग पीएचडी कर लेते हैं। तो नया, इसलिए उसको अगर बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। इंडिया में ही अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी बातें हैं जिसमें हम अब समय और लोगों को भी देना चाहिए हमको, और काफी हम इस पर बातचीत कर चुके। अब मैं थोड़ा बस ये 3-4 ये मैं समराइज कर देना चाह रहा हूँ कि अ, शिक्षा, इसका आज का टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर। ये टॉपिक हमारे समझ से इसमें बहुत द्वंद है, इसमें बहुत विरोधाभास है, इसलिए कि कभी कभी आप देखेंगे कि हाईली क्वालिफाइड टीचर आ गया कॉलेज में, लेकिन वो क्लासरूम, एज ए क्लासरूम टीचर वो फेल कर जाते हैं। इसलिए कि टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज नॉट ओनली ए मैटर ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ हाउ टू इम्पार्ट नॉलेज, कैसे हम विद्यार्थी को शिक्षा दें। अब इस पर हमने पहले ही ये बात कही है कि उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग के अलावा आत्मचिंतन भी जरूरी है। क्लास में जाने के पहले सोचना भी जरूरी है कि किस तरह से हम इसको समझाएं। ऐसे नहीं कि किसी तरह से पढ़ा दें, चला जो हो जाएगा, किसी तरह से भाई रट रटा करके लिख लेना इम्तिहान में। अगर उसकी समझ नहीं आती है, उसको उसको खुशी नहीं होती है, इसीलिए विद्यार्थी अवसाद में पड़े रहते हैं, अरे समझ में आता ही नहीं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि क्वालिफिकेशन अगर है तो उसके साथ साथ वो एबिलिटी भी होना चाहिए, जिससे कि हम उसको उस क्वालिफिकेशन को पढ़ा सकें। हम लोग लिंग्विस्टिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक सेंटेंस होता था कि ज्ञान जो है, सारा ज्ञान जो टीचर का है वो स्टूडेंट के सामने नहीं रखना चाहिए, इट शुड बी एट द बैक ऑफ द माइंड, उसको थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। जैसे अंगुगी व थियोंगो एक अफ्रीकन राइटर है, वो कहते हैं कि साहित्य उसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से शहद खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो वो हार्म कर देता है। उसी तरह से वो एक ग्रेडेड वे में
इस ज्ञान को देना चाहिए। अब इसमें विरोधाभास यही है कि आप कैसे समझते हैं, चयनकर्ता कैसे समझेंगे कि इनको ये चीज है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग दो तरह की होगी, एक औपचारिक होगी, एक अनौपचारिक होगी। औपचारिक ट्रेनिंग जो रिसर्च पेपर लिखेंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, ये जो क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सेमिनार होंगे, ये होंगे। लेकिन एक अनौपचारिक ये होता है कि टीचर में क्लास लेते हुए वो अपने को इम्प्रूव करता है। उन्होंने अभी हमारे पहले जो वक्ता थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा, अपडेट करना। अगर आप अपने को अपडेट नहीं करते हैं तो आप आउटडेटेड हो जाते हैं और आप पेरिश कर जाते हैं, आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए टीचिंग में यही है कि हर आदमी को अपने को अपडेट करते रहना है, अप टू डेट करते रहना है और जानते रहना है कि अभी क्या नई चीजें आ रही हैं, उसको हम कैसे समझें, फिर हम अपने कैसे समझ करके अपने विद्यार्थियों को कैसे दें। क्या उसी रूप में हम दे सकते हैं? नहीं, उसको हम ऐसे बना करके दें जिससे उनके लिए सुपाच्य हो, वो समझ सकें। तो ये सारी बातों के साथ मैं अब अपने वक्तव्य का अंत करना चाहता हूँ कि शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए। और ये बहुत ही एक जिम्मेवारी भरा काम है सरकार के लिए भी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी। और इस पर हमेशा रीथिंकिंग की जरूरत होनी चाहिए। और शिक्षा में जो गिरावट आई है उसके मद्देनजर इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को फिर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सारगर्भित वक्तव्य निश्चित रूप से एक चिंतन वृत्ति को पैदा करता है। हमें सोचने की आवश्यकता है अपने शैक्षिक धर्म पर और अपने शिक्षा व्यवस्था पर। आपके द्वारा कई बातें कही गई जो निश्चित रूप से आवश्यक हैं और अनुकरणीय भी हैं। अगर हर एक शिक्षक इस तरीके से चीज़ों को करे तो निश्चित रूप से ज्ञान की जिस ज्योति को लेकर के हम अपने देश का, समाज का विकास करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने वक्तव्य दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में नेक्स्ट हमारे बीच में अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर विजय सिंह महादेव सर उपस्थित हैं। आप मुझे लगता है कि नेटवर्किंग में आप होंगे, आवाज़ अच्छी भी आएगी। तो आपका मैं पूर्व परिचय दे चुका हूँ। आप भूगोल विभाग से हैं और आप शैक्षिक कर्म में रत हैं। आप शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों को। तो आपसे सादर आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने वक्तव्य से हम सभी को सिंचित किए। डॉक्टर विजय सिंह सिंघम महादेव। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम तो इस वेबिनार में एक जुगनू की भांति हूँ। यहाँ सूर्यपुत्र भी मौजूद हैं जिनको सुनकर बहुत ही अभिभूत हो रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पर वेबिनार का आयोजन किया और ऐसे ऐसे सरस्वती पुत्रों को आमंत्रित किया जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अनिल सर का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। जो उन्होंने अपना स्ट्रगल, जो संघर्ष बताया, वो वास्तव में हमें भी प्रेरित करता है। और मैडम भी जो बातें कही वो भी जो है बहुत ही सारगर्भित था। और हमारे साथ डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर हैं और डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला सर हैं। तो आपसे भी कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। आपने मुद्दा रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, यानी शिक्षक की योग्यता वो क्या होनी चाहिए। तो इस पर मैडम ने एक एक अक्षर, एक एक शब्द का जो है बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। और ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
अपने एक स्तर पर, अपने एक लेवल पर उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि प्राइमरी में जो जाएगा वो टेट पास करेगा, टीजीटी में जो जाएगा वो बीएड पास करेगा, पीजीटी में जो जाएगा एमए बीएड होगा, परास्नातक के लिए जो जाएगा वो नेट सेट पास करेगा, पीएचडी पास करेगा। तो ये सैद्धांतिक रूल उसके हैं। और आपने जोर दिया कि सिलेक्शन की पद्धति, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टीजीटी में 2 बार इंटरव्यू दिया हूं और पीजीटी में 1 बार इंटरव्यू दिया हूं, और उच्च शिक्षा में भी मैं बैठा हूं परीक्षा में, हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली। अभी मैं बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययनरत और अध्यापनरत हूं। तो हम अब किसको दोष दें? मान लेते हैं कि हमारी तकदीर है, हमें यहाँ तक ले आई है, जितने पर हूँ उतने पर हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो डॉक्टर साहब ने कहा, भुवनेश्वर जी ने, कि गलत तरीके से जो नियुक्ति हो रही है, अभी इसके पहले मंत्री जी के भाई की भी नियुक्ति बहुत ही हाईलाइट हुई थी, आपने सुना था। तो जो समर्थ है, जो छोटा हो चाहे बड़ा, अगर उसको अवसर मिल रहा है तो उस गलत रास्ते को चुनकर वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जो प्रतिभावान हैं, उनके पास क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, तो वो पीछे छूट जाते हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत ढेर सारे तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो आज भी मेधावी हैं, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं। अगर वो सरकारी में होते तो उनकी ऊर्जा और दूना काम करती। लेकिन यह हम कह सकते हैं कि उनके शायद तकदीर में वही था, और इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं। अब मैं आता हूं शिक्षक पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, शिक्षक को हमेशा अपने शिक्षक का बोध कराते रहना चाहिए, क्योंकि शिष्य के मन में सीखने की इच्छा जो जागृत करता रहता है, वास्तव में वही शिक्षक कहलाता है। जब तक हम अपने शिष्यों के मन में कोई नवाचार, कोई जो भी हम बता रहे हैं वो जागृत नहीं हो रही है, तो हम उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज, कोई भी शिक्षक, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में, अपनी पूरी ऊर्जा से उसको पढ़ाना चाहिए, और वह श्रेष्ठ शिक्षक की कोटि में तभी आएगा जब अपने शिक्षण कार्य में उच्च तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण को अंजाम दे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप में अगर वो गुण मौजूद हैं, तो आप चाहे औपचारिक में हो, चाहे अनौपचारिक में हो, चाहे व्यवहारिक रूप से काम कर रहे हो, चाहे सैद्धांतिक रूप से काम कर रहे हो, वो आपका काम दिखेगा। मैं भी 6-7 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हूँ। मैं बता दूं, मात्र 700 रुपए महीने में मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया हूँ 6 साल। तो लेकिन वहां मैं वेतन नहीं देखता था, लोग मेरे काम को देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था और बड़ा सम्मान मिलता था। आज मैं जिस प्लेटफार्म पे हूँ, यहाँ काम का बोझ तो बहुत है, लेकिन वो बोझ पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ है। अगर देखा जाए तो शिक्षक की जो गुणवत्ता है, जो होनी चाहिए, वो दब जाती है। तो सिस्टम में आने पर समझ में आता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक ही हमें अच्छी या बुरी आदतें का आभास कराते हैं। शिक्षक में कुछ गुण होना जरूरी है, जैसे शिक्षक को सच्चाई की बात करनी चाहिए, उसे हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, और बच्चों में एक आदर्श बनाना चाहिए कि सच्चे रास्ते पर चलते रहें। शिक्षक में व्यवहारिक रूप से ईमानदारी भी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। तो हमारे अंदर जो गुण है वो उस हमारे शिष्य के अंदर आएगा।
इसमें कोई शक नहीं है। अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चरित्रवान, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, शिक्षक को चरित्रवान होना बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षक चरित्रवान नहीं है तो उसकी सारी डिग्री बेकार है, चाहे वो हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा डिग्री धारी क्यों न हो। तो नैतिकता, चरित्रवान के साथ ही नैतिकता भी जुड़ा हुआ है, उसको नैतिक भी होना चाहिए। शिक्षक में धैर्य भी होना चाहिए, उसे बहुत क्रोधी या बहुत तुनक मिजाजी भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है वो उसके अंदर सहानुभूति भी रहती है और त्याग भी रहता है। दोनों चीजों को लेकर शिक्षक चलता है। और चाहे जो भी हो, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हम कभी भी फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं कर सकते। और हम फ्रस्ट्रेशन में अगर हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो भी शिक्षक हैं तो उनको प्रसन्नचित्त भी रहना जरूरी है। अपने व्यक्तिगत बोझ या व्यक्तिगत दबाव या व्यक्तिगत विकार जो भी हैं उनको अंदर छुपा कर बहुत कुछ काम करना पड़ता है। हम शिक्षकों को विनम्रता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में शिक्षक वही है जिसमें सृजनशीलता हो, जिसमें सृजन करने की शक्ति हो और सृजन करने की क्षमता हो, वो शिक्षक है, वो अनुकरणीय शिक्षक होता है। और जो सृजित किया, जो सृजन किया, हमारे शिष्य उसको याद करते हैं। और इसी को आज के परिवेश में नवाचार कहा जाता है। और मैं बता दूं, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद हो, चाहे माध्यमिक, चाहे हायर एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल का बड़ा महत्व। और प्रैक्टिकल का मतलब होता है कुछ नवाचार करना। और यह तभी संभव होता है जब हम विषय से हटकर कुछ नया करते हैं और वो ज्ञानवर्धक होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी हो, शिक्षक समाज का निर्माता भी होता है। और शिक्षक की समाज में अहम भूमिका होती है। निश्चित रूप से शिक्षक को हर तरह से तैयार रहना होता है। वह रोल मॉडल होता है हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर जगह का। वो मतलब उसको किसी परिधि में बाधा नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर अयोग्य शिक्षक कहीं चला जाता है तो वहां पे दुरुपयोग ही करेगा वो। जो हम अपेक्षाएं करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूलों में ही सुरक्षित मानते हैं और स्कूलों के शिक्षकों पर पूरा भरोसा रहता है कि हमारा बच्चा या बच्ची जा रही है तो वहां वो अच्छी बातें सीख कर आएगी। तो अगर गलती से कहीं गलत शिक्षक का चयन होता है, अयोग्य शिक्षक का चयन होता है, तो उन नौनिहालों का भाग्य दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगेगी। तो इस पर शासन प्रशासन सहित चयन समिति को भी विशेष ध्यान देना होगा कि सैद्धांतिक बातें जो हैं तो वो हैं, व्यवहारिक बातों को भी देखा जाए कि जिसकी नियुक्ति हो रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। और केवल कागज में बैकग्राउंड न देखकर बल्कि उसके आसपास के लोगों से भी बैकग्राउंड देखा जाए, जिसके संपर्क में है। अगर कोई जो नियुक्ति चाहता है उसके आसपास उसके अच्छे शिक्षकों से संपर्क है तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। और उसकी कंपनी अगर गलत रास्ते वाली है तो वो भी उसी तरह का होगा। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे हमारे देश के लोग डिग्री लेकर विदेश चले जा रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अभी मैंने सुना अनिल सर को, तो यह एक विडंबना ही है कि यहाँ के लोग जो काबिल हैं, योग्य हैं, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। यही है प्रतिभा पलायन, कि अपने देश की प्रतिभा बाहर जाकर वहाँ के लोगों को जो है सिंचित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ का सिस्टम है उसको इस बात का आभास नहीं है कि
हमारे देश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर जाने से रोकना होगा, ताकि हमारे देश में वो अच्छी शिक्षा दे सकें और अच्छा समाज तैयार कर सके, भारत के अच्छे भविष्य को तैयार कर सके। तो दोनों तरफ से पारदर्शिता की जरूरत है। और क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में करप्शन कम नहीं हुआ है, तो उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। तो मैं देख भी रहा हूं और आप लोग भी समझ रहे हैं, और डॉक्टर भुवनेश्वर जी की वेदना स्पष्ट करती है कि कहीं न कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है, जिसकी वजह से तमाम शिक्षक जो योग्यताधारी हैं और अच्छे हैं, और मैं बता दूं कि डॉक्टर भुवनेश्वर जी हमारे परम मित्रों में से हैं और बहुत ही कर्मठी हैं। और मैं तो इनसे प्रेरणा लेता हूं और कई बातें मैं भुवनेश्वर जी से सीखा हूं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों को, इस तरह के शिक्षकों को जो क्रिएटिव हैं, उनको सही स्थान पर होना चाहिए। वो चाहे प्राइवेट में हो, चाहे सरकारी में हो, लेकिन अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो उनके शिष्य भी अच्छे निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने वक्तव्य से हम सभी को एक अवचेतना से प्रेरित किया। निश्चित रूप से आपका वक्तव्य हमारे लिए वैचारिक होगा। और इस वक्तव्य की अगली कड़ी में हमारे साथ अभी अभी अंकित राज जी जुड़ गए हैं। उनको बुलाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत बार देखा है कि जब कहीं पर भी कोई इंटरव्यू किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, कोई चयन के लिए जाता है, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान पुत्र खोज रहे हैं लोग। इंटरव्यू में इतने ज़्यादा भाव, ऐसी-ऐसी स्थितियाँ बनाई जाती हैं कि लगता है कि हाँ, अब हमारा देश ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे व्यक्तित्व से भरेगा, ऐसे-ऐसे शिक्षकों से भरपूर हो जाएगा, जो कि अपने ज्ञान के द्वारा जितने भी भारतीय हैं, उनको इतना शिक्षित कर देंगे कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की कमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन चयन के उपरांत जो स्थितियाँ देखता हूँ या जो स्थितियाँ दिखाई देती हैं, उससे बड़ा शर्मसार हो जाता हूँ कि आखिर में जो चयन करता थे उस उन्होंने किसको चयन किया था? वो तो ज्ञान पुत्र को यानी सूर्य की तरह प्रकाश देने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाले लोगों को चयन करने के लिए बैठे थे। भाव भंगिमा तो ऐसे ही थी। फिर क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों को चयन भी किया और स्थितियाँ आज भी वहीं की वहीं हैं? तो यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। मैं ध्यान आकर्षित बार-बार उस तरफ कर रहा हूँ कि जो स्थितियाँ हैं उससे कैसे निपटा जाए? क्या किया जाए ऐसा कि यह स्थितियाँ सही तरीके से एक अच्छे ट्रैक पे आ जाएँ? और दूसरा पक्ष ये भी है कि एक व्यक्ति जो बड़े आसानी तरीके से उसमें प्रवेश कर जाता है, इंटरव्यू करवाता है, नहीं करवाता है, अथवा करवाता है तो मात्र औपचारिकतावश करवाता है और बड़े आराम से प्रवेश कर जाता है। शैक्षिक स्थितियाँ उसके अंतर्गत हों, न हों, अब व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अच्छी शिक्षण इस प्रणाली से शिक्षा प्रोवाइड कराता है, नहीं कराता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक पद, एक प्रतिष्ठा, एक ये ऐसी स्थितियों को प्राप्त करते हुए वह भारत के भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अभिसिंचित करता है, अलंकृत करता है और तमाम तरह की उपाधियों के साथ-साथ अलंकरणों को भी कहीं कहीं न कहीं ले ही लेता है। यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे देश के गौरव की बात है, हमारे देश के उत्थान की बात है, जिसके लिए कि हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस पर वैचारिकता का होना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर में वह कौन-सी आँख होगी, जो कि यह देख सकेगी कि ऐसा आखिर में क्यों हो रहा है। सारी चीज़ें, सारी मूल्यवत्ता को हम ले रहे हैं, सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियाँ क्यों सामने आ जा रही हैं कि जिस शिक्षण स्थिति को हम स्वीकार करना चाहते हैं, जिस प्रशिक्षण को हम लेना चाहते हैं, उसमें वह क्वालिटी, वह अभियोग्यता क्यों नहीं आ पाती, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आवश्यक है। इन्हीं पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे बीच में हैं श्री अंकित राज जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थोड़ा-सा देर से आप जुड़े और आप शिक्षक हैं, माध्यमिक के शिक्षक हैं
और पिछले कई वक्तव्यों में आपने अपने वक्तव्यों से हमें अवसिंचित किया है। आप पलामू झारखंड से हैं और शिक्षा के हर स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं, जानते हैं और आपने उसको देखा है। तो नई शिक्षा नीति और आज के जो क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर है, इस शीर्षक पर आप चर्चा के लिए उपस्थित हैं। तो मैं श्री अंकित राज जी से निवेदन करूंगा आप अपने वक्तव्य से हमें अवगत करें। साथ ही एक संदेश के साथ, क्योंकि ये एप्लीकेशन कुछ समय पश्चात डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो आप अपनी उत्साह और ऊर्जा के साथ जिससे डिस्कनेक्ट होता है पुनः जुड़ करके इस सारे वक्तव्य को सुनने का प्रयास करेंगे। आप रहेंगे तो हमारी ऊर्जा उत्साह बनी रहेगी। अंकित राज जी। सभी को नमस्कार, सादर। क्षमा चाहूंगा एक बात के लिए, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ सबको, लेकिन मुझे कम से कम 20 मिनट का अवसर दिया जाए। ठीक 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 सर। चलिए, मैं स्थितियों को नहीं समझ सका, मुझे लगा कि हो सकता है को अस्थायी रूप से कहीं पर बैठे हों और सुन रहे हों, तो बाइक चला रहे हैं, इस स्थिति में हम बस मैं 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद में बात कोई बात नहीं, आप आराम से पहुंचिए। और हम मैं सबको कार्यक्रम सुन पा रहा हूँ। और इस बीच में हमारे बीच डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी पधारे हैं। आप हिंदी विभाग से हैं और धनराजी महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं। आपने तथ्यों को सुना, परखा, देखा और भोगा भी है। तो आपसे आग्रह है कि इस शीर्षक पर, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर पर, आप अपनी वैचारिकता में क्या तथ्य रखना चाहते हैं, क्या स्थिति है, क्या आप विचार करते हैं, क्या आपके अनुभव हैं? डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी। आप सभी को सादर प्रणाम जी। जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने कहा कि आपने देखा भी है, सुना भी है, भोगा भी है, तो कटु सत्य है। मैं प्रयाग की धरती से हूँ और आज जो शिक्षक में गुण होना चाहिए, उस गुण को तो एक दरकिनार करके केवल व्यक्ति विशेष का चयन, जातिवाद की समस्या, आर्थिक आधार पर या जातीय तुष्टीकरण पर, या आप देख लीजिए आरक्षण के आधार पर, इस ढंग से जो भी व्यवस्था है गवर्नमेंट की, ये टोटल ही गलत है। आज व्यक्ति एकदम अगर कोई नौकरी के लिए चला तो सबसे पहले उसके लिए देखा जाता है कि उसके पास धन है कि, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। दूसरी कड़ी कि उसका सोर्स कहाँ तक है। अगर वो वहां तक पहुंचने में सफल हुआ तभी उसका सिलेक्शन कंप्लीट माना जाता है, अन्यथा वो कितनी भी योग्यता हो धरी की धरी रह जाती। ये तो आज की व्यवस्था है। लेकिन अगर आपने जो टॉपिक रखा हुआ है मान्यवर, तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि शिक्षक में पात्रता। आज आप देख लीजिए कि अभी टीजीटी का उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया, उसमें हमारे जनपद प्रयागराज में एक तहसील कोराव में 187 बच्चों का चयन हुआ है संस्कृत विषय में। और संस्कृत में आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चयनित होकर के बच्चे कोराव से गए हैं। 187 बच्चे महत्वपूर्ण है एक जनपद से, आपके प्रयागराज से। उनमें अगर वास्तविकता यह है कि अगर उनका एक श्लोक का सही से उच्चारण कर दें, उसकी व्याख्या कर दें, तो वास्तव में ये मालूम होगा कि ये विद्वान है। अन्यथा उनकी कैसे नियुक्ति हुई, कैसे वो ट्रेंड होकर के पहुंच गए, अब ये तो ईश्वर ही जानता है, गवर्नमेंट ही जानती है, उनकी व्यवस्था ही जानती है। रही बात आज योग्यता की, योग्यता जो मानक रखा गया है कि टीचर के लिए क्या मानक होना चाहिए। आज बीए किए, बीए किस ढंग से हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, जिस ढंग से यूनिवर्सिटियां आपको डिग्री दे रही हैं, डिप्लोमा दे रही हैं, उसके बाद डायरेक्ट बीएड कर लिए। 90% इंस्टीट्यूशंस ऐसे खुले हुए हैं कि जहां पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। मूल्यांकन पद्धति क्या है आप सब कहने की बात नहीं है, सबके सामने है। लेकिन उचित मूल्यांकन अगर हो तो शिक्षक पारदर्शी निकलेगा, शिक्षक योग्य निकलेगा, उसको बहुत बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये धरती हमारे काशी प्रयाग ये विद्वानों का गढ़ रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। शिक्षकों की अपूर्व एक विशाल सेना यहाँ पे है
ऐसी बात नहीं कि विद्वानों की कमी है, लेकिन उनको मंच नहीं मिला। आज उनके लिए मिला होता तो अब थोड़ा सा ये देख लिया जाए एक पक्ष से कि शिक्षक अगर योग्य नहीं होगा तो शिक्षक पे कितने लोग डिपेंड होते हैं। आपके जितने भी विभाग के कर्मचारी आईएएस पीसीएस शिक्षक से ही बनते हैं। आपके निर्माणकार जो जेई इंजीनियर डॉक्टर्स अगर शिक्षित नहीं होगा, उसका चयन गड़बड़ होगा, वो दूसरे सोर्स से जाएगा, दूसरे गेट से प्रवेश करेगा पद पर, तो क्या स्थिति होगी देश की। आज वो भारत भुगत रहा है और आगे क्या झेलना पड़ेगा भारत को, जो तो भविष्य ही तय करेगा। शिक्षक एक वो मान बिंदु है। अभी मिस्र की हम बात सुन रहे थे, कुछ विद्वान बैठे थे, वहां पे बताया गया कि वहां पे मिस्र ऐसा छोटा सा देश है, लेकिन वहां पे जो शिक्षक का वेतन है किसी विभाग का उतना वेतन नहीं जितना शिक्षक। लेकिन आज दुर्भाग्य भारत का देखिए कि शिक्षक को दरकिनार, शिक्षक पोस्ट आप कह दीजिए कि हम शिक्षक हैं और किसी मार्केट में खड़े हो जाइए, चौराहे पे खड़े हो जाइए, वो आपको प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलेगी। जो कि 8वीं 10वीं का पास डंडा लेकर के पुलिस विभाग में बैठा हुआ है और दूसरे जनपद से आकर के दूसरे जनपद वासियों को किस ढंग से, अगर वही विद्वान होता तो विद्वानों जैसी बात करता। आज वो बात नहीं रही कि हमको आपको किस ढंग से उनसे प्रेरणा मिल रही है, कैसे कर रहे हैं। एक समय रहता था उसी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मंच दिया जाता था, उनका माल्यार्पण होता था। आज व्यक्ति उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनको समझ गए हैं कि क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, इनमें क्या योग्यता है। आज मुकदमे के बोझ से पूरा देश, पूरे न्यायालय भरे पड़े हैं, लेकिन आज केवल मेन पॉइंट शिक्षक, उनकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक की योग्यता एकदम ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए काबिल अधिकारी, काबिल ऑफिसर्स ये नहीं मिल रहे हैं। अगर जिस दिन इसमें सुधार हो जाएगा, आज देश नवीनता को प्राप्त होगा। माननीय जी ने बड़े बड़े विद्वान, आप लोग सभी विद्वानों को प्रणाम। ये जो विद्वान बैठे हुए हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें विशेष रूप से मार्गदर्शन करें, एक इसको बृहद रूप प्रदान करें, जिससे कि एक राज्य स्तर तो रही, इसको जनपद स्तर पे ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन हो और जिससे कि सभी में ये जागरूकता फैले, पारदर्शिता हो कि देखिए नौकरी की बात नहीं है, एक शिक्षक है उसको पढ़ाना चाहिए। अगर वो अपने कर्तव्य से, धर्म से विमुख होगा तो कभी नहीं पढ़ाएगा। सबसे प्रथम महत्वपूर्ण चीज है धर्म। धर्म विहीन शिक्षक अगर जो होगा वो पढ़ाएगा ही नहीं। अपने कर्तव्य का बोध जब तक उसको नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 70-80 हजार रुपए वेतन उठा रहे हैं, अब मार्केट में देखिए वहीं बैठ करके जिस चौराहे पे हमको खड़े होने में शर्म आती है, जिन लोगों के साथ, वो लोग, शिक्षक एक क्वालिटी है, उसको कहाँ कैसे रहना है, उसको कैसे पहनना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, उसको लोग देखते हैं। उसको जैसे एक फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म में जो नेता होता है, अभिनेता होता है, उनकी क्या भूमिका होती है, उनको देख करके लोग किस ढंग से अपने आप में बदलाव लाते हैं, देश में उसकी क्या बात जाती है, जो कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो उसी ढंग से शिक्षक को देख करके कितने छात्र, कितने लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसका नकल करते हैं, उसको उसके मार्गदर्शन में, उसके प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। ये सब योग्यताएं शिक्षक में होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो वो शिक्षक काबिल नहीं है, उस पद के लिए काबिल नहीं है। हमारे गांव के ही, ऐसा कहना नहीं चाहिए व्यक्ति विशेष, लेकिन गांव के ही कुछ व्यक्ति ऐसे चयनित हुए हैं कि आज जिस पद पर हैं उस पद को तो कलंकित किए ही, लेकिन उसके योग्य भी नहीं है। अगर उनमें तनिक भी योग्यता है तो कम से कम उनके साथ 2